जय हिंद। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के इस साल के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन बनाया था, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, सो डैट आपको कोई भी डाउट ना रहे। बट स्टिल आप में से कई बच्चों को कई सारे डाउट थे, जो कि आपने कमेंट्स में मेंशन किए थे, कई सारे मुझे मैसेजेस भी आए हैं। सो आज के सेशन में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। उसके अलावा भी कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। आज का सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया या नहीं कर दिया। आज का सेशन जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपने फॉर्म भर दिया हो बट कोई गलती की हो जो हमने आज डिस्कस करनी है। तो ऐसे केस में आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफी कॉमन डाउट थे बच्चों के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ बच्चे मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से कई फीचर्स कुछ मोबाइल के अंदर लोड नहीं हो पा रहे हैं और उनको वो ऑप्शंस दिख नहीं रही हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप मोबाइल की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करके ये फॉर्म भरो, सो डैट आपको कोई भी टेक्निकल इशू ना आए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने पास में किसी एग्जाम के लिए OTR ID बनाया था, अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूल गया हूं। आपने कोई या तो मोबाइल नंबर यूज किया होगा और ईमेल आईडी यूज किया होगा, इनमें से कोई तो आपके पास एक्सेसिबल होगा। अगर आपके पास कोई भी एक्सेसिबल है, वहां पर आप OTP मंगवा के लॉग इन कर सकते हो और कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक बात क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो, आप सिर्फ एक बार ही ID बना सकते हो, क्योंकि अगर आप सिमिलर डिटेल्स डाल के अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम डाल के दोबारा एक नए मोबाइल नंबर, नए ईमेल आईडी के साथ ट्राई करोगे बनाने की, तो ये आपको प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करेगा बनाने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप आईडी बना रहे हो उसमें डिटेल्स बड़े ध्यान से भरो, क्योंकि आप दोबारा उसको नहीं बना पाओगे। आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो उस एक OTR ID के थ्रू, बट OTR ID सिर्फ एक बार ही बना पाओगे। सो ये डाउट अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि मैं मल्टीपल OTR ID बना सकता हूं दूसरे मोबाइल ईमेल ID यूज करके या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब OTR ID जब आपने बनाया, अपनी बेसिक डिटेल्स आपने भरी, अब उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, सिर्फ एक बार। और वो कब तक कर सकते हो? 28 Feb 2023। वो भी वो लोग कर पाएंगे जो OTR ID क्रिएट करने के बाद पहली बार कोई एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला लगा रहे हैं सिविल सर्विसेज का। अगर इससे पहले OTR ID यूज करके आप कोई फॉर्म भर चुके हो, फिर आप नहीं कर पाओगे। बट अगर फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन लगा रहे हो तो 28 Feb तक आप कर सकते हो, और ये याद रखो सिर्फ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको लगता है OTR के ID बना के आपने कोई गलती कर दी है, तो एक बार दोबारा पूरा चेक कर लो कि अगर मल्टीपल गलती हैं तो एक बार में ही उन सबको रेक्टिफाई कर दो। अब जो भी आप अपना OTR के अंदर अपडेट करोगे, अब ये जो रेक्टिफिकेशन मान लो आपने की, जो अपडेट करोगे वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो बेसिक डिटेल्स हैं, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी OTR में आप भरते हो, वहां वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैसे प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता है कि आप एप्लीकेशन लगाने से पहले ही अपना OTR अपडेट कर लो अगर कोई भी चेंज है। बट मैंने ट्राई करके देखा था कि अगर आप OTR में कुछ अपडेट करते हो एक बार, तो वो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट आपने अगर एप्लीकेशन भर दी है और उसके बाद OTR एक बार अपडेट कर रहे हो, तो चेक जरूर कर लेना जो आपकी फील्ड एप्लीकेशन है कि उसमें वहां रिफ्लेक्ट हो गया या नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अलावा ये जो FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ये जो टैब है, इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। बहुत से आंसर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, OTR के होम पेज पे आपको दिखेगा। आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं कमेंट्स में इस तरह की चीजें पूछी हुई हैं जो ऑब्वियस है। मैंने बोला भी था आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है, इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है, बट मुझे नहीं लगता कई बच्चों ने वो पढ़ी भी हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आपको यहां ध्यान रखना है। अब जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि OTR को आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगेन मैंने ये लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी पेज दिखाया था, एक बार दोबारा दिखा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रीनशॉट है। फ्रंट पेज जो है नोटिफिकेशन का पहला पेज, उसमें पॉइंट 2.1 है जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, और कब तक कर सकते हो? 28 Feb, प्रोवाइडेड आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा, अगर आपने कोई और चेंज करना है, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक कंफ्यूजन बहुत बच्चों को हो रहा है। लास्ट
सेशन में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसको भी मैं यहाँ रेक्टिफाई करने वाला हूँ। लास्ट ईयर तक सिविल सर्विसेज एग्जाम की मान लो आपने अगर एक एप्लीकेशन लगाई होती थी, उसमें कोई गलती हो गई है तो आप एक और एप्लीकेशन लगा देते थे, तो जो नए रजिस्ट्रेशन आईडी वाली आपकी एप्लीकेशन होती थी वो पिछले वाले को सुपरसीड कर जाती थी, मतलब पिछली वाली नल एंड वॉइड हो जाती थी। इस बार भी जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो यूपीएससी online.nic.in में, जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हो उससे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इसमें इस साल भी अभी यही लिखा हुआ है कि अगर आपने फ्रेश एक एप्लीकेशन दोबारा भरी है तो पिछली वाली सुपरसीड हो जाएगी। बट ये इंस्ट्रक्शन जो है इस वाले फॉर्म के लिए जो अभी हम भर रहे हैं वैलिड नहीं है। ये मेरे ख्याल से यूपीएससी ने रेक्टिफाई नहीं की है। कुछ बच्चों को इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो कोई गलती कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसके बाद वो देख रहे हैं कि ठीक है एप्लीकेशन तो यहाँ बोला हुआ कि दोबारा भरोगे तो वो सुपरसीड कर जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी, तो उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां से हम नई एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि ओटीआर के अंदर जाते हैं तो सेम एग्जाम के लिए दूसरी एप्लीकेशन अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये चीज इस बार नहीं होने वाली है। इस बार क्या है, जब आपने अपनी एप्लीकेशन एक लगा दी उसके बाद अगर उसमें कोई एरर है तो यहां इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए यानी कि 21 फेब, उसके बाद एक 7 दिन की विंडो दी जाएगी 22 फेब से लेकर 28 फेब की। इस विंडो के बीच में आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। सो अगर आपने एप्लीकेशन अपनी लगा दी है और उसमें कोई एरर कर दिया है तो अभी आपको शांत बैठना पड़ेगा 21 फेब तक। 22 फेब से वहां ऑप्शन आ जाएगी जिसके थ्रू आप करेक्शन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उन 7 दिन के विंडोज में आप वो कर पाओगे। आई विल एडवाइज यू कि 22 को ही कर देना अगर आपने कोई गलती की है, रेक्टिफाई कर देना 22 को ही। अब अगले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको डाउट है। एक ओटीआर के रिगार्डिंग ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप ओटीआर की डिटेल्स भरते हो तो जब आप ओटीआर की डिटेल्स भर रहे हो कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो नेम और फुल नेम का जो कॉलम है उसके अंदर डिफरेंस क्या है फुल नेम में और जो आपका नॉर्मल नेम है उसमें। देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से 10th क्लास के आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से जो आपका नाम है वो आपने यहां पर भरना है। वेरीफाई नेम में भी आपने वो यहां दोबारा भरना है। अब हो सकता है कुछ लोगों का नाम 30 कैरेक्टर्स से ज्यादा हो तो उस केस में आप अपना नाम भरते चले जाओगे, ये 30 कैरेक्टर्स तक ही लेगा, 30 कैरेक्टर्स के बाद नहीं लेगा। तो उस केस के अंदर अगर आपका नाम 30 कैरेक्टर से ज्यादा, ध्यान से आप सुन लो, तो फुल नेम आपने यहां लिखना है। अगर आपका नाम 30 कैरेक्टर से कम है तो आपको फुल नेम यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने नेम और वेरीफाई नेम ऑलरेडी दे दिया है, तो आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। ये फुल नेम वाला जो ऑप्शन है ये उनके लिए जिनका नाम 30 कैरेक्टर से ज्यादा है। अगर आपका नाम 30 कैरेक्टर से ज्यादा है जो आपके सर्टिफिकेट में है, आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपने उसकी डिटेल की, ठीक है मेरा नाम ये है एज पर माई रिकॉर्ड और मैंने उसको एब्रीविएट किया हुआ है नेम कॉलम में क्योंकि 30 कैरेक्टर्स तक ही ले रहा था। आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी है, यहां पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है डू नॉट फॉरगेट टू सेंड अ साइंड रिटर्न रिक्वेस्ट टू ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन। इसको आप ध्यान से एक बार देख लो, यूपीएससी ढोलपुर जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है, स्पीड पोस्ट से या फैक्स से, गिविंग द डिटेल्स ऑफ फुल नेम and reasons for abbreviation in this regard, otherwise your application या candidature may be rejected at a later stage। इंपॉर्टेंट है, इसको करना मत भूलना, ये जरूर भेज देना। और नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे यूपीएससी के साथ उसके अंदर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, ईयर ऑफ एग्जाम, अपना रोल नंबर इफ रिसीव्ड, आपके केस में नहीं है एप्लीकेबल, आपका कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर्स में, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जैसा कि आपने एप्लीकेशन में दिया है वो वाला, उसके अलावा वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, ये सब चीजें लिख के आपने कम्युनिकेशन भेजना है यूपीएससी को। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने अपना जो लीगल नेम है वो चेंज किया, अब कुछ बच्चों की क्वेरी है कि मेरा नाम पहले कुछ और था अब मैंने चेंज किया है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो वो चेंज करा दिया, आधार वगैरह में, मेरे सर्टिफिकेट में 10th के सर्टिफिकेट में चेंज नहीं हुआ है, उसमें मैं क्या करूं। ऐसे केस में देखो जो आपका लेटेस्ट नाम है चलेगा तो वही, क्योंकि आपने वो ऑफिशियली चेंज करवा लिया है। आप कोशिश करो जो आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट हैं उनको भी आप रेक्टिफाई करवाओ, बहुत जरूरी है। अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो आपको यूपीएससी को एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये इशू है, प्रेजेंटली मेरा लीगल नेम ये है,
सर्टिफिकेट में मेरा ये है, मेरा बोर्ड जो है उसको चेंज नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। हो सकता है यूपीएससी आपको ये बोल दे कि ठीक है, जो भी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ अपना सर्टिफिकेट पेश करो। वो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड रेक्टिफाइड नाम के साथ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है। कोई भी आपने प्रीफिक्सेस नहीं लगाने अपने नाम से पहले, मिस्टर, मिस करके, या कुछ भी आपने अपने नाम के आगे, फादर्स नेम के आगे, मदर्स नेम के आगे, किसी के आगे भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है। सिंपल नाम आपने भरना है, कैपिटल में भरो, स्मॉल लेटर्स में भरो, कोई चक्कर नहीं है, सिस्टम ने अपने आप बाद में कैपिटल में उठा लेना है। पेरेंट्स नेम के ऊपर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि कौन से वाला मैं भरूं। जो आपके रिकॉर्ड में चल रहा है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में चल रहा है, जो आप फोटो आईडी आगे सिलेक्ट करोगे फॉर्म के अंदर, जो उस पे लिखा हुआ है वो वाला आप सिलेक्ट करोगे। आप ये नहीं करोगे कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ लिखा हुआ है, आपके फोटो आईडी में कुछ लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। मिसमैच होगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के। रोल नंबर जहां भरना है, ये आपका जो 10th क्लास का जो रोल नंबर है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं बीच में, किसी का बीच में स्लैश का साइन है, तो हम क्या करें, स्पेशल कैरेक्टर उठा नहीं रहा है तो आप बिना स्पेशल कैरेक्टर के ही आप भर दो, और लेटर ऑन आपके पास सर्टिफिकेट तो हो गई, तो यूपीएससी अपने आप उसको चेक कर लेगा। सो आई होप यहां जो ओटीआर के अंदर जो आप एंट्री करते हो उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो यहां पर क्लियर हो गए हैं। अब ये पेज है, अगर आप ओटीआर प्रोफाइल अपनी अपडेट करने की ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वहां पर जब आप लॉगिन करते हो तो एक टैब आया होता है कि अपडेट योर प्रोफाइल, तो उस पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह से एक पेज खुल जाता है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इसको कर पाओगे, एक ही चांस मिलेगा आपको अपडेट करने का। तो इस तरह से आपको दिखेगा, आपके नाम, आपका फुल नेम, उसका जो भी डिटेल्स आपने भरी थी पहले वो आपको यहां दिखेंगी, और जो जो आपने चेंज करना है उसके आगे आप एडिट टैब पे क्लिक करोगे तो यहां आपका कर्सर आ जाएगा, तो वहां आप उसको चेंज कर सकते हो। इस तरह से सारी की सारी डिटेल्स जो है आपने भरी होंगी वो यहां आएंगी। जो आपने चेंज करना है, मान लो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, यहां क्लिक कर दो, डेट ऑफ बर्थ नई वाली सिलेक्ट कर लो, सारा एक बार दोबारा चेक कर लो तसल्ली से, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना, दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाली है। अब हम चलते हैं फॉर्म के तरफ। जो आपने बेसिक डिटेल्स अपनी ओटीआर में भर दी हैं, अब आप फॉर्म भर रहे हो। अब यहां जो कॉमन डाउट्स आ रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों को कुछ डाउट आ रहा था सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। यहां पर सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स पूछी हुई है वो आपको भरनी है। अगेन स्पेशल कैरेक्टर अगर नहीं उठा रहा है तो आपको एज इट इज भरना होगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जिसकी स्टैंप लगी हुई है उसकी आपने उसका डेजिग्नेशन यहां लिखना होगा। सर्टिफिकेट की डेट जो है वो आपको यहां लिखनी होगी। क्लियरली पूछा हुआ है, इसमें आपको अननेसेसरी डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। उसके बाद यहां पर अब ये नोट 6 है नोटिफिकेशन का। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने बोला हुआ है कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अलोंग विद देयर एप्लीकेशन एनी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम रिगार्डिंग एज। जो भी आपने भरा है, कोई कैटेगरी भरी है, कोई रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी भरा है, आपको अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। अभी आपसे यूपीएससी जो आप इंफॉर्मेशन भर रहे हो ये मान रहा है कि ठीक है आप सही भर रहे हो, वो अभी वेरीफाई नहीं करेगा। वेरीफाई कब करेगा? जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 के अंदर आपको सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होंगे, तो तब ये चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। सो अभी आप कुछ भी भर रहे हो, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ये मत सोचो कि ठीक है मैं कुछ भी भर दूंगा। यूपीएससी तब मांगेगा, और जब अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गया तो उस टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी आपके सर्टिफिकेट्स की। सो इस चीज को अभी ध्यान में रख लो। अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 आपको चाहिए हो। अच्छा, अब जो है ये कम्युनिटी के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। काफी जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ये डाउट है कि ओबीसी मैंने भरा है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चों ने गलती से क्रीमी लेयर के अंदर यस कर दिया है, कुछ ने नो कर दिया है। वो आपको देखना है। अगर आप क्रीमी लेयर में फॉल करते हो, यहां बोला हुआ डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो आप यस करो, अगर नहीं तो नो करो। अगर आपने गलती की है इसमें तो 22 Feb
ऑनवर्ड्स आप रेक्टिफाई इसको करोगे। ये मत सोचना कि नहीं मैंने भर दिया, आप गलती से कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत नहीं भर सकते। कल यूपीएससी को अगर पता चल गया लेटर ऑन कि आपने इंफॉर्मेशन गलत भरी है, और यूपीएससी को डेफिनेटली पता चलता ही है, कुछ बच्चे इस तरह के भी डाउट्स पूछ रहे थे कि यूपीएससी को पता चल जाएगा कि मैंने पीछे कितने अटेम्प्ट दिए हैं, सब कुछ पता चलता है, तो इस किसी वहम में मत रहना। यहां पर आपको क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है, बात उसकी आ जाती है कास्ट सर्टिफिकेट की, कि उसके रिगार्डिंग काफी बच्चों को डाउट है। उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस ये नोटिफिकेशन में दे रखी हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस द पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कम्युनिटीज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर जिन कम्युनिटीज को रिजर्व कैटेगरी में नोटिफाई किया हुआ है उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज, जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उनको अपना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कि मैं क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करता और मैं ओबीसी को बिलोंग करता हूं, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, 21-22। मतलब इन तीनों सालों के अंदर जो वो 8 लाख वाला एक बेंचमार्क है, उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इन तीनों सालों की आईटीआर के बेसिस पर देना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट होगा वो इशू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 के बाद। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद वो इशू होना चाहिए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के 21-22 फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद इशू हुआ होना चाहिए। और जो 21 फेब है इस नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट, उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रख लो, इन 2 डेट्स के बीच का होना चाहिए। यूपीएससी ने स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट नोटिस करके भी अपनी वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। सिमिलर सी चीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वालों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। उसके अलावा कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर एससी, एसटी एटसेट्रा must ensure that they are entitled to such reservation as per the eligibility prescribed in the rules या notice. They should also be in possession of all the requisite certificates. वह मैंने आपको बोला है सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, later on ये मांगे जाएंगे। Closing date fixed for the receipt of application for preliminary examination will be treated as the date of determining the OBC status, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 21 फेब जो है उसके बाद ये चीज नहीं मानी जाएगी, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आई होप अब आपको जो एक डाउट था यहाँ पर क्रीमी लेयर और सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए कब का नहीं, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जो सर्टिफिकेट आपका है उसमें जो नंबर दिया हुआ सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ आएगा, जिस अथॉरिटी ने वो इशू किया उसका डेजिग्नेशन यहाँ आएगा, जिस डेट को इशू किया गया है वो डेट यहाँ पर आएगी। और क्वेरी रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, वन मोर थिंग, अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं या एससी को करता हूं या एसटी को करता हूं, बट अभी मेरी जो एज है वो 32 के अंडर है, तो क्या मैं जो एज रिलैक्सेशन वाला जो एक क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन के अंदर मैं यस करूंगा या नो करूंगा? जब आप अभी 32 के अंडर ही हो तो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप नो करोगे, आप कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम ही नहीं कर रहे हो। कल अनफॉर्चुनेटली आपका 32 की एज तक नहीं होता है और आप अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप अटेम्प्ट देने के लिए यस करोगे कि मैं अब एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा हूं। सो अभी के लिए चाहे आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो जहां एज रिलैक्सेशन मिलती है, बट क्योंकि आप क्लेम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लेमिंग, तो वहां पर आप लिखोगे नो। इफ आई कैन आई चेंज माई कैटेगरी इन नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम इफ कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल दिस ईयर। अब कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है इशू कि इस साल उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और वो इस साल इस वजह से एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट खुद को भर रहे हैं फॉर्म के अंदर। अब उनका डाउट है कि अगले साल तक अगर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है तो क्या मैं अगले साल भर पाऊंगा उसको? ऐसा तो नहीं होगा, यूपीएससी कहेगा पहले तो आप जनरल थे, तब आप भर सकते हो। एज ऑन डेट जब जिस साल पेपर हो रहा है उस साल आपका क्या स्टेटस है उसके हिसाब से भरोगे। सो अगले साल का जो आप एंट्री करोगे डिटेल्स रिगार्डिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ईयर्स डिटेल्स। इससे आगे चलते हैं।
अगला है रिगार्डिंग डिग्री। अब बहुत बच्चों को इस चीज का डाउट है कि सर मेरे ग्रेजुएशन के अंदर मैंने बीएससी नॉन मेडिकल लिया था, मेरे पास मैथ्स भी था, मेरे पास फिजिक्स भी था, मैं कौन सा भरूं। और कुछ बच्चों का है कि मैंने बीए लिया था, उसमें ज्योग्राफी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, या उसमें सोशियोलॉजी था, अब इनमें से मैं कौन सा भरूं, ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी, इस तरह से बीए अलग से तो है ही नहीं है, बैचलर इन आर्ट्स करके कोई डिग्री। देखो, अगर तो आपने किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया हुआ है, मान लो बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो मेरे ख्याल से आप इस तरह की ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। इंजीनियरिंग वालों के लिए क्लियर है कि ये करेंगे, मेडिकल साइंस वालों के लिए क्लियर है ये करेंगे, लॉ वालों के लिए भी क्लियर है ये करेंगे। अगर तो आपने ऑनर्स किया हुआ है स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के अंदर, फिर तो आप इस तरह की ऑप्शन भरो। अब उसके अलावा मान लो आपने बीएससी किया हुआ है जिसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये सारी की सारी यहां पर दी गई है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें साइंस बैकग्राउंड चाहिए होती है। तो इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट होगा आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप फॉरेस्ट भी दे पाओगे। तो जैसे ही आप इनमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, या इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल साइंस करोगे, तो नीचे जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो अगली ऑप्शन थी कि आप कौन सा एग्जामिनेशन के लिए खुद को कंसिडर करवाना चाहते हो, तो वहां पर फॉरेस्ट की भी ऑप्शन आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी अगर आप कोई आर्ट्स वाला सिलेक्ट करोगे। सो उस केस में आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई नहीं ऑप्शन यहां बन रहा है, मान लो आपने ऑनर्स नहीं किया हुआ, सिंपल बीए किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट अगर हो तो कोई इतना इशू नहीं होने वाला। ध्यान से एक बार देख लो, अगर तो कोई ऑप्शन सही बैठ रही है वेल एंड गुड, अगर नहीं बैठ रही तो आप उसमें अदर्स कर सकते हो। क्योंकि यहां पर दिक्कत ये है, वहां लिखा हुआ है विद एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट ज्योग्राफी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो उस चीज को आप ध्यान से यहां पर देख के भरो। अगर डिग्री अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ DAF 1, मान लो आपका प्री क्लियर हो जाता है, उस टाइम पे वो डिग्री मांगते हैं। अभी आपने कर दिया अपियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अब हो सकता है आपका रिजल्ट तब तक आ जाए, डिग्री वो अभी ना दें आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले। ऐसे केस में क्या है, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एडमिन डिपार्टमेंट है उसको कांटेक्ट करना। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये प्रोविजन होता है कि वो एक प्रोविजनल डिग्री दे देते हैं या एक प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इस बंदे ने जो डिग्री प्रोग्राम है वो पास कर लिया है, अभी ऑफिशियली डिग्री देनी बाकी है। तो यूपीएससी उस केस के अंदर वो चीज भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सेक्शन में चलते हैं रिगार्डिंग फोटो आईडी। जो भी आपको लगता है कि जहां आपके नाम की डिटेल्स, आपके पेरेंट्स के नाम की डिटेल जो है वो मैच हो रही है जो आपने एंटर किया है उसके साथ, प्लस जो भी आपका 10th पास सर्टिफिकेट है, वो वाला आप फोटो आईडी यहां सेलेक्ट करो, उसका नंबर यहां सेलेक्ट करो। अगर स्पेशल करेक्टर नहीं उठा रहा है तो स्पेशल करेक्टर के बिना आप उसको पूरा का पूरा डाल दो, जो अल्फाबेट है जो नंबर है उनके साथ उसको डाल दो। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट है कि मैंने फोटो जो है वो वाली अपलोड कर दी जिसके नीचे डेट है कि जिस डेट को वो फोटो खींची गई है। यूपीएससी ने बिल्कुल नहीं बोला कि इस तरह की कोई फोटो हो आप करो अपलोड जिसके नीचे डेट मेंशन हो। यूपीएससी ने ये जरूर बोला कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, बट आप डेट वाली अपलोड मत करो। सो अगर आपने डेट वाली अपलोड की है तो बेटर है विदाउट डेट फोटो अपलोड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक और चीज कि बच्चे ये चीज को लेके कंफ्यूज है कि यहां पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ CGPA रेफर टू सीरियल नंबर 9 ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने ऑल्दो बताया था कि किस तरह से आपको भरना है अगर आपकी CGPA में है। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही हैं कुछ को, जो आपने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस PDF डाउनलोड की है, यस आई एग्री बटन क्लिक करने से पहले, उसके अंदर ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। 13 नंबर पॉइंट है, इसको आप पढ़ लेना। जो मैंने आपको बताया था कि अगर तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया हुआ है कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले किस तरह से करते हैं, फिर तो उस हिसाब से उसको करो। अगर नहीं बताया हुआ है तो उस केस के अंदर मान लो 7 CGPA है आउट ऑफ 10 तो ये 70% आप करके लिख दो। अगर आपकी 6.5 है तो 65 कर दो। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मेरी जो परसेंटेज है वो मान लो 70.543% है, इसको मैं कैसे लिखूं? राउंड ऑफ करके लिख दो, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इसको 70% लिख दो उठा के, तो राउंड ऑफ करके लिखना है। इतने चीजें आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका सेंटर आ गया यहां पर, ये बिल्कुल क्लियर है। मीडियम मैंने आपको बताया था कि जो आप GS के पेपर्स का मीडियम चूज कर रहे हो, मान लो आपने कोई हिंदी चूज किया है
तो उस केस में आप अपना ऑप्शनल हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। बट अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो आप अपना ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे पाओगे, वहां आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी कि आप किसी और लैंग्वेज में दे सको। सो जो लैंग्वेज आपने यहां चुनी होगी ऑप्शनल के अंदर, आपको इंग्लिश प्लस वो लैंग्वेज की ऑप्शन होगी। बट अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने जी लिटरेचर सिलेक्ट किया, यहां पर ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रही है। ऑब्वियसली एक आएगी, आपने एक लिटरेचर सब्जेक्ट चूज किया, एक लैंग्वेज का पेपर चूज किया, तो उस केस के अंदर तो उसी लैंग्वेज में वो पेपर दोगे, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो चाहे आपने जीएस यहां इंग्लिश में चूज किया है और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले लिया, तो उस केस के अंदर आपकी जो लैंग्वेज ऑप्शनल की है वो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन शो करेगा, हिंदी। लास्ट चीज कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो उस केस में आप यहां यस करोगे, तो डेफिनेटली इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो सर्टिफिकेट जो है उसकी पूरी डिटेल्स यहां पर आपको भरनी होगी। अगेन डेजिग्नेशन, इशूइंग अथॉरिटी का जो डेट है वो, और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट नंबर है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन के थ्रू मैंने कोशिश की है जो भी आपके कॉमन डाउट्स थे उन सबको एड्रेस करने की। आई होप अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ो, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो, मेरा पिछला सेशन भी देख लेना और इस सेशन को साथ में क्लब करके देखना, सो दैट जो पिछले सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं वो सारे के सारे इसमें हमने कवर कर दिए हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।